चलिए, तो अब देखेंगे कि हम लोग अलग अलग समय में लोकसभा का क्या क्या कार्यकाल रहा। जो 18 लोकसभा का गठन हुआ, तो ये 18 लोकसभा का क्या क्या टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कब से कब तक चला। ऐसे तो हमको पता ही है कि सामान्यतः जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, लेकिन कई कई बार ये 3 साल चला, कई बार ये 6 साल चला, कई बार ये 5 साल ही चला और कई बार ये 2 ही साल चला। जैसे कि प्रथम लोकसभा पहला चुनाव हुआ तो ये 5 साल तक चला, नेहरू जी की सरकार में 1952 से 57। सेकेंड लोकसभा ये भी 5 साल चला, 1957 से 62। थर्ड लोकसभा ये भी 5 साल चला, भले ही इसके बीच में नेहरू जी मर गए, लेकिन ये तीन लोकसभा में तीसरी लोकसभा में 5 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री आए थे। नेहरू के बाद आए थे इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद तुमको कौन आए थे? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। तो ये पूरा कार्यकाल था। फिर चौथी लोकसभा में इंदिरा गांधी आती है 1966 से लेके 1970 तक, मतलब 3 ही साल के लिए। मतलब कि चौथा लोकसभा जो है 3 ही साल के लिए चला। क्यों? क्योंकि इसी समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1969 में। तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी अपना अलग पार्टी से क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी। पाँचवा लोकसभा के बारे में याद रखना है कि ये 6 साल लगा। तब पूछता है कि कौन सा लोकसभा में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो पाँचवा लोकसभा। और दूसरा ये पूछता है कि कौन सा लोकसभा 5 साल की जगह 6 साल तक चला था? तो यही पाँचवा लोकसभा। इसी समय इंदिरा गांधी देश में आपातकाल का घोषणा कर दी थी। ठीक है, और ये कब से कब तक चला? तो 1977 से लेके 71 से लेके और 1977 तक। और ये 1977 का डेट आपको याद ही है कि जो किसके लिए है? तो केंद्र में पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना। तो छठी लोकसभा में केंद्र में पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना। और ये भी जो गैर कांग्रेसी सरकार बन रहा है, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं, मोरारजी देसाई बने तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं, आपको फिर उसके बाद एच डी देवगौड़ा भी बने थे फिर, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं, ये 1980 तक ही चल पाया। ये भी 3 ही साल तक चल पाया, ये 6 साल तक और ये 3 साल तक। फिर सातवीं लोकसभा आता है तो फिर इंदिरा गांधी के फिर वापसी होती है। तो इस बार आती है इंदिरा गांधी 1980 से लेके 1984 तक ही चल पाया, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी का क्या हो जाता है? हत्या। फिर आठवीं लोकसभा आता है तो ये 1984 से लेके 1989 तक पूरा 1989 तक पूरा चला, 5 साल तक राजीव गांधी के लिए। लेकिन राजीव गांधी का भी 1989 में क्या होता है? हत्या हो जाता है। फिर उसके बाद जो नौवीं लोकसभा आता है, या नौवीं लोकसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो ये 2 साल के लिए ही सरकार चल पाती है, 1989 से लेके 1991 तक। ठीक है, और फिर ये 10वीं लोकसभा आता है। 10वीं लोकसभा दूसरी लोकसभा में तो नौवीं लोकसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, तो जनता ने पार्टी का सरकार बना था। ठीक है, 10वीं लोकसभा जब आता है तो 10वीं लोकसभा चलता है ये 5 साल, एलपीजी वाला। इसमें कांग्रेस यूपीए के साथ गठबंधन करके लाती है। नहीं, 10वीं लोकसभा में कांग्रेस खुद ही जीत जाती है नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। इसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, तो ये 1991 से 1996 तक चलता है। 11वीं लोकसभा जो होता है, इसमें कांग्रेस फिर आता है सत्ता में, लेकिन इस बार पूर्ण सत्ता में नहीं आएगा, इस बार आएगा यूपीए के साथ। तब पहली बार गठबंधन करता है और ये सरकार मात्र 2 साल तक चलती है। 1998 का डेट है जब कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस प्रणाली का अंत हो जाएगा। अब कांग्रेस की जगह बीजेपी का एंट्री होगा। तो 1998 से लेके 1999 तक ये 12वां लोकसभा चला। पूछेगा कि सबसे कम समय के लिए कौन सा लोकसभा का कार्यकाल था? तो 12। कैसे याद रखेंगे? 12 पारा आ गया। इतना छोटा कार्यकाल कि फिर हम लोगों को चुनाव वगैरह कराना पड़ेगा, तो 12 से पारा चढ़ गया। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। जो 13वां लोकसभा है, ये 1999 से लेके 2004 तक चला। ये इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी तुमको प्रधानमंत्री बने, और ये पहला ऐसा मतलब लोकसभा है जिसमें कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपना 5 साल पूरा किया। फिर 14वीं लोकसभा, ये 2004 से लेके 2009 तक बना। फिर 15वीं लोकसभा, अब तो पूरा 5-5 साल तक चलेगा। फिर 15वीं मतलब कहाँ से 5-5 साल तक चलना स्टार्ट हो गया? तो ये
13वीं से, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जो गैर कांग्रेसी थे 5 साल सरकार अपना पूरा किया, तो इसके बाद से 13 से लेके पूरा 18वीं पूरा जो भी चल रहा है अभी, ये सब कोई 5-5 साल अपना पूरा किया। लेकिन ठीक है, तो इन सभी का 5-5 साल कार्यकाल है। ठीक है, याद रखना है। 6 साल किसका कार्यकाल था? तो 5वीं लोकसभा का आपातकाल वाला। 3 साल किसका कार्यकाल था? तो 4थी लोकसभा का, जब पार्टी विभाजन हो जाएगा। 2 साल किसका किसका है? तो 3 साल एक और का भी है, 6ठी लोकसभा का। 4 साल इसका है, 7वीं लोकसभा का। और 2 साल किसका है? 9वीं लोकसभा का, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो 12वीं लोकसभा का, जब अटल जी का सरकार मात्र 13 दिन में गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। पूरा डेट याद रखना है। लेकिन आपसे पूछ दे कि लोकसभा का पहला बैठक या पहला सत्र कब हुआ, या राज्यसभा का पहला बैठक या पहला सत्र कब हुआ, तो 13 मई 1952। मतलब दोनों का गठन भले अलग अलग हुआ। पहले राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952, फिर लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952, लेकिन दोनों का पहला बैठक, इनकी पहला मीटिंग और पहला सेशन साथ ही में हुआ 13 मई 1952। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। पहले अप्रैल आता है, अप्रैल, और फिर मई आता है। अप्रैल में भी पहले कौन आएगा? 3 अप्रैल। फिर कौन आएगा? 17 अप्रैल। तो 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ राज्यसभा, और 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ लोकसभा, और 13 मई 1952 को ये बैठक हो गया किसका? लोकसभा राज्यसभा दोनों का पहला मीटिंग हुआ। आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो आज़ादी के बाद भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951। 25 अक्टूबर 1951 से लेके आपको चला यहाँ पे 21 फरवरी 1952 तक। ठीक है, ये लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था आज़ादी के बाद। ठीक है। अच्छा, ये सब तो देख ही लिए हैं, ये भी सब देख ही लिए हैं। नहीं, ये नहीं देखे। हाँ, ये तो देख लिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग संसद में बहुमत का प्रकार। बहुमत के माध्यम से ही संसद में काम होती है। किसी को हटाना है आपको सरकार से, किसी कोई बिल पास कराना है, तो ये अलग अलग प्रकार के बहुमत से पारित होगी। ठीक है, तो टोटल 4 प्रकार है हमारे संसदीय प्रणाली में। भारतीय संसद प्रणाली में 4 प्रकार का बहुमत है। पहला जो बहुमत का नाम है, इसका नाम है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में कहता है कि सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले का 50% से अधिक हो। ये बात बोल रहा है कि जिस दिन अगर किसी चीज़ पर आपको फैसला लेना है, तो अगर आपको साधारण बहुमत का उसमें उपयोग हो रहा है वो चीज़ को पास कराने में, तो आप उस समय क्या होना चाहिए? सदन में उपस्थित लोग और मतदान वाले देने वाले जो वोट देने वाले हैं उसका 50% से अधिक बहुमत चाहिए। जैसे कि मान लो टोटल लोकसभा में सीट कितना है? 543, जिसमें से 43 लोग कहाँ गए? भोज खाने गए, तो उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित कितना है? 500 लोग। उसमें से भी मन किया कि 100 लोगों को, 500 लोग तो उपस्थित है सदन में, लेकिन इसमें से भी मन किया कि 100 लोगों को वोट नहीं देने का, तो वो लोग नहीं दिया। वो लोग शांति से बैठा हुआ है, ना पक्ष में ना विपक्ष में वोट डाल रहा, तो वो लोग वोट मन नहीं किया, शांति से बैठा हुआ है। तो बच गया कितना लोग? 400 लोग। तो 400 लोग जो बच गया वहाँ पे सदन में, तो यही ना है संख्या। कौन? सदन में उपस्थित और मत देने वालों की संख्या। ठीक है, ये उपस्थित भी है सदन में और मत भी दे रहे हैं। ठीक है, तब इसका कर दो तुम 50% से अधिक। तो इसका 50% से अधिक करेगा तो 201 लोग। तो यही 201 लोग किसका संख्या हो गया? साधारण बहुमत का। तुमको इतना नहीं याद रखना, बस ये लाइन यूज हो जाए, ये लाइन यूज हो जाए कि सदन में उपस्थित और मत देने वाले का 50% से अधिक, तो साधारण बहुमत। ठीक है ना। इसमें कोई मतलब नहीं है कि उस समय सदन का एक्चुअल संख्या कितना है। 543 से मतलब नहीं है, जितना उपस्थित है और मत दे रहे उससे मतलब है। और सबसे ज़्यादा आपको बता दें
सबसे ज़्यादा कोई बहुमत उपयोग होता है कहीं भी तो वो साधारण बहुमत ही होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे इसका। फिर एक होता है प्रभावी बहुमत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत का मतलब है कि सदन में रिक्त सीटों यानी कि वैकेंट सीट को छोड़ के कुल सदस्यों का 50% से अधिक हो। देखो यहाँ पे एक शब्द रहा रहेगा वैकेंट सीट। प्रभावी बहुमत के लिए शब्द यूज होता है वैकेंट सीट। तो चलो, अब है एक है पूर्ण बहुमत। जो पूर्ण बहुमत का मतलब में सॉरी यहाँ पर थे हम लोग ना प्रभावी बहुमत। हाँ, प्रभावी बहुमत का ये याद रखना है कि प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन में रिक्त सीटों यानी कि वैकेंट सीट को छोड़ के कुल सदस्यों का 50% से अधिक। इसमें एक शब्द होगा हमेशा यूज प्रभावी बहुमत में कि रिक्त सीटों को छोड़ के, वैकेंट सीटों को छोड़ के। ठीक है, जबकि वहाँ पे साधारण बहुमत में क्या था, उपस्थित और मत देने वाले का 50% से अधिक है। यहाँ पर है वैकेंट सीट को छोड़ के कुल सदस्यों का 50% से अधिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो लोकसभा में 543 मेंबर है और 43 सीट वैकेंट है। वैकेंट मतलब ये नहीं है कि वो लोग अब्सेंट है, वैसे वैकेंट का मतलब खाली का मतलब कि हमेशा के लिए खाली है। मान लो कि वहाँ पे जो सांसद है कुछ भी कारण से वहाँ का सांसद क्या हो गया, अयोग्य हो गया, चाहे कुछ भी कारण से खाली हो गया वहाँ का सीट, तो बच गया कितना, 500। अभी 500 का 50% निकाल के +1 कर दो तो 201। तो यही हो गया प्रभावी बहुमत। ठीक है, फिर आएगा पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत के लिए क्या है, तो पूर्ण बहुमत यह सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक। कैसे समझोगे, ये फिक्स होता है लोकसभा के लिए इतना पूर्ण बहुमत चाहिए। किसी को पूर्ण बहुमत मिलेगा तभी सरकार बना पाएगा। ठीक है, अगर अकेले नहीं मिल पा रहा है तो गठबंधन के साथ सरकार बनाएगा। लोकसभा के लिए कितना है पूर्ण बहुमत, तब 543 सीट है, उसका 50% टोटल, उसमें डिवाइड करो 2। अभी वर्तमान में 543 है, उसको डिवाइड करो 2 अब +1 कर दो तो 272 मैजिकल नंबर है। राज्यसभा के लिए भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, 245 को डिवाइड करो 2 और 1 जोड़ के 123। ठीक है, और एक होता है विशेष बहुमत। एक क्या होता है, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। ये जो विशेष बहुमत भी अपने आप में ये 3 प्रकार का होता है। एक इसमें शब्द क्या होगा हम बताएंगे कौन 3 प्रकार का होता है कैसे, बस इसमें शब्द याद रखना है विशेष बहुमत में कि इसमें उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या का 2/3 या फिर सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 से होगा। मतलब ठीक है, इसमें 2/3 सब यूज होगा, 2/3 2/3। एक बार फिर से हम रिविजन करा दे रहे हैं। साधारण बहुमत में क्या यूज होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले का 50% से अधिक। प्रभावी बहुमत में क्या याद होगा, क्या याद रखना है कि वैकेंट सीट रिक्त सीटों को छोड़ के 50% से अधिक। पूर्ण बहुमत में क्या याद होगा कि सदस्य संख्या का 50% से अधिक। अब विशेष बहुमत में क्या होगा, 2/3, 2/3 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए तो कहाँ कहाँ यूज होता है ये सब। ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। जैसे कि देखो, साधारण बहुमत का प्रयोग यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि स्पेशल मेजोरिटी का ही प्रयोग सदन में सबसे ज़्यादा होता है। स्पेशल मेजोरिटी का ही प्रयोग सदन में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, तो सदन में बहुत सारा प्रस्ताव पारित होता है। सदन में क्या होता है, बहुत सारा प्रस्ताव पारित होता है, जैसे कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन या निंदा प्रस्ताव, या धन्यवाद या विश्वास प्रस्ताव। ये बहुत तरीके का क्या होता है, सदन में प्रस्ताव पारित होता है। इन सभी में कौन सा बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तो कौन सा, साधारण बहुमत। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी बच्चा कंफ्यूज करता है, याद रखेंगे, ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है यह सदन में केवल कहाँ पे लाया जा सकता है, लोकसभा में। और एक चीज़ याद रखेंगे, सरकार गिराने में यह प्रस्ताव प्रमुख है। दूसरी बात, आपका जो ये अविश्वास प्रस्ताव है ना, हमेशा साधारण बहुमत से पास होगा, विशेष नहीं। ये भयंकर कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, इसी कारण स्टार मारिए। और जो ये धन विधेयक है, ये धन विधेयक है, ये जो धन विधेयक भी जो है हमेशा साधारण विधेयक से ही पास होगा। ये भी भयंकर कन्फ्यूजन वाला बात है।
देखो बहुत सारा प्रस्ताव यहाँ पे लिखा है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक या प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे लिखे है नहीं। तो संविधान संशोधन वाला जो विधेयक प्रस्ताव होता है वो 2/3 से पास होता है, यानी कि विशेष बहुमत से होता है। आगे बताएंगे, ठीक है। और साधारण बहुमत से क्या होता है, तो साधारण बहुमत से संसद में काम और क्या होता है, तो आपातकाल प्रस्ताव भी साधारण बहुमत से पास होता है, ठीक है। मान लो कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल को लगाना है, नहीं लगाने के लिए हम बताएंगे कोई और बहुमत से होता है, लगाने नहीं। अगर आपातकाल लगा हुआ है राष्ट्रीय, तो उसको हटाने के लिए साधारण बहुमत का प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने में, लेकिन राष्ट्रपति शासन को लगाने में या वित्तीय आपातकाल को लगाने में, इन दोनों में लगाने में किसको किसको लगाने में, आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल को लगाने में या फिर राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने में, इन तीनों जगह जो यूज होता है साधारण बहुमत यूज होगा, ठीक है। चुनाव की बात करते हैं। तो चुनाव में भी बहुत लोगों का सदन में चुनाव भी आपको साधारण बहुमत से ही होता है। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का चुनाव, ये साधारण बहुमत से होगा सदन में। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के राष्ट्रपति नहीं, भले राष्ट्रपति का बात नहीं बोला जा रहा है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति मतलब समझ रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव वह किससे होगा, तो ये साधारण बहुमत से होगा। ये भी वीवीआई पॉइंट है ये भी। और भी साधारण बहुमत से बहुत सारा काम होता है। मान लीजिए कि आपको राज्यों में चाहे यूट्यूब में सीमा का प्रवेश, गठन या नाम का परिवर्तन करना है, तो साधारण बहुमत से हो सकता है। किसी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन या उसका विस्तार करना है। नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति भी साधारण बहुमत से हो सकता है। और किसी का मान लीजिए राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, न्यायाधीश है, संसद है, उन लोगों का वेतन का भत्ता के ऊपर निर्धारण के विषय में भी कोई विधेयक आएगा तो वो साधारण बहुमत से ही पास होगा, ठीक है। तो साधारण बहुमत का कहाँ कहाँ यूज होता है आप देख लिए। आपातकाल वाला प्रोविज़न में, बहुत सारा प्रस्ताव पारित करने में, किसके किसके चुनाव में होता है देख लिया, और ये 3 एक्स्ट्रा है राज्य वगैरह वगैरह वाला, ठीक है। ये हो गया। अब इस साधारण बहुमत का मतलब क्या है, उपस्थित और मतदान देने वाले का 50% से अधिक। अब संसद में प्रभावी बहुमत, तो संसद में जो प्रभावी बहुमत क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो उस समय सदन में जितना भी वैकेंट सीट है, रिक्त सीट है, उसको छोड़ के 50% से अधिक। अच्छा, इसका प्रयोग एक ही जगह होता है। जितने भी पीठासीन अधिकारी होते हैं सदन के, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, चाहे आपको राज्य विधान परिषद या राज्य विधान मंडल या राज्य विधानसभा, इन सभी को हटाने में टोटल 8 पीठासीन अधिकारी हो गया। राष्ट्रपति सॉरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। और उधर सभापति, उपसभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति भी, सभापति तो राज्यसभा का क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो इन सभी को हटाने के लिए कौन सा बहुमत का प्रयोग होता है सदन में, तो प्रभावी बहुमत। तो यहाँ पे याद रखेंगे, प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ करते हैं, पीठासीन अधिकारी को केवल हटाने में। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। अब किसको किसको हटाने में प्रयोग होता है, जैसे उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का सभापति, तो इसको हटाने में। राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, तो इसको हटाने में भी। और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, उपसभापति, तो इस सब को हटाने में किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, प्रभावी बहुमत। याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है, अगर उनको भी हटाना रहता तो हम लोग प्रभावी बहुमत से ही हटाते, क्योंकि ये भी पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है। पूर्ण बहुमत का प्रयोग एक ही जगह होता है। पहले उसके ऊपर था प्रभावी बहुमत, ये है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का उपयोग में क्या होता है कि जितना भी संसद का सीट है सदन में, उसका 50% प्लस 1, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत का उपयोग कहाँ होता है, केंद्र तथा राज्य पर सरकार गठन है। तो केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे सरकार के गठन के लिए आपको अगर सरकार बनाना है केंद्र में चाहे राज्य में, तो आपको पूर्ण बहुमत चाहिए। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, बड़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष को लेके चाहे उपराष्ट्रपति को लेके, क्या इसको हटाने के लिए 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है, नहीं। कईयों बार ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं।
हमेशा प्रभावी बहुमत का उपयोग होता है 50% प्लस 1 वाला वैकेंट सीट को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सदन में, अब यहाँ पे है सदन में विशेष बहुमत का प्रयोग। सदन में विशेष बहुमत का प्रयोग मतलब क्या है कि जिसमें 2/3 सदस्य का अलग अलग रूप में जरूरत हो। तो इसमें 3 प्रकार का होता है, आपको बता रहे हैं। विशेष बहुमत एक, विशेष बहुमत प्रकार एक, देखो 3 प्रकार का होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्रकार एक, विशेष बहुमत प्रकार दो, विशेष बहुमत प्रकार 3, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, संसद में विशेष बहुमत का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक विशेष बहुमत प्रकार एक, इसमें क्या होता है कि सदन का जितना कुल सदस्य है, सदन के जितना कुल सदस्य का बहुमत ले लो और प्लस, और मतलब प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसका 2/3, मतलब कुल सदस्य का पहले बहुमत ले लो और उसके बाद और क्या भी होना चाहिए, जितना उपस्थित कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं लोग सदस्य, उसका 2/3 होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले लोग का 2/3। तो इससे बहुत सारा, इस विशेष बहुमत से बहुत सारा काम होता है। संविधान में संशोधन करना है तो ये वाला विशेष बहुमत चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको, LS = RS, मतलब यहाँ पे दोनों का पावर क्या है, सेम है। संविधान संशोधन में दोनों का पावर क्या है, सेम। या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, कैग को हटाना है, चुनाव आयुक्त को हटाना है या राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, या तुमको राष्ट्रीय आपातकाल को लगाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला 2/3 जो है, 2/3 ये वाला विशेष बहुमत का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हम देखे हैं इन सभी को हटाने के लिए तो विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन पीछे देखे थे संसद का जितना भी पीठासीन अधिकारी है उनको हटाने के लिए कौन वाला बहुमत का प्रयोग कर रहे थे, प्रभावी बहुमत 50% प्लस 1। तो ये चीज़ याद रहेगा। तो विशेष बहुमत नंबर 1 का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इन लोगों को हटाने में, संविधान संशोधन में और राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने में। अब आते हैं विशेष बहुमत नंबर 2। विशेष बहुमत नंबर 2, तो विशेष बहुमत नंबर 2 कहाँ पे यूज होता है, तो सदन की, इसका मतलब क्या होता है पहले जान लें कि सदन की कुल सदस्यता का 2/3। देखो यहाँ पे एक शब्द यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है क्या, उपस्थित और मतदान करने वाले का शब्द यूज नहीं हो रहा है। मतलब बोल रहा है सदन में जितना भी, सदन जैसे 443 है ना, तो इसका 2/3 जितना होगा वो वाला बात। ये नहीं बोल रहा है कि उस समय सदन में 543 में से कितना लोग उपस्थित और मतदान है, ये शब्द नहीं लिखा है। तो ये शब्द को याद रखेंगे, ये शब्द नहीं लिखा है ये वाले विशेष बहुमत नंबर 2 में। यहाँ पे सिर्फ लिखेगा कि सदन की कुल सदस्यता का 2/3 से क्या करते हैं, 2/3 विशेष बहुमत से क्या करते हैं। तो देखो अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो ये वाला बहुमत का उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है तो विशेष बहुमत नंबर 2 से ही लगता है। इसमें आपको सदन का क्या चाहिए, कुल सदस्यता का, वैकेंट उकेंट नहीं, उपस्थित और मतदान नहीं, टोटल जो है कुल सदस्यता का उसका 2/3 चाहिए। तब आप राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगा सकते हैं, मतदान, ये महाभियोग लगा के हटा सकते हैं। और आपको याद रखना है कि महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में आता है। एक होता है विशेष बहुमत नंबर 3। विशेष बहुमत में क्या शब्द यूज हो रहा है, तो देखो विशेष बहुमत में जो शब्द यूज हो रहा है यहीं पे गौर करना है, उपस्थित और मतदान। तो उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या का 2/3, इसका प्रयोग जो है ये वाला जो होता है विशेष बहुमत। और ये बहुमत का जो प्रयोग होता है केवल कौन करता है, ये बहुमत का जो प्रयोग होगा केवल राज्यसभा करता है। जो आपका राज्यसभा होता है यही इसी का प्रयोग, यही इसका प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मान लीजिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है आर्टिकल 312 के अनुसार, जैसे IAS IPS, तो ये वाला बहुमत का उपयोग राज्यसभा करेगा। या फिर राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना। जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उस पे जो कानून बनाने का अधिकार संसद को कौन देगा, उस पे। तो राज्य सूची के विषयों पे संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन देगा, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार जो देगा वो देगा आपको कौन, राज्यसभा ही देगा।
राज्यसभा ही देगा संसद को, ठीक है। और भी किस बहुमत से, तो उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या का 2/3 से। समझ में आया। तो ये 3 प्रकार का बहुमत है, ठीक है, आपको याद रखना है। एक तो था क्या, उपस्थित, ये एक तो था कि कुल बहुमत भी चाहिए प्लस सदन का, प्लस उपस्थित और मतदान का 2/3, तो इससे ये सभी काम हो रहा था। इसमें क्या देखें कि इसमें बस सदन का, इसमें सिर्फ सदन का 2/3 चाहिए, तो इससे ये काम हो रहा था। ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज होता है। और एक था उपस्थित और मतदान का 2/3 चाहिए, तो इससे ये सब काम हो रहा था। जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या राष्ट्रीय के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो, हटाने की प्रक्रिया में कौन सा बहुमत चाहिए। अगर हमको किसी किसी को हटाना है तो ये, सॉरी अभी हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो अभी हम लोग देख लिए सारा संसद का बहुमत। अब एक जगह मैंने लिख दिया है, अब एक जगह मैंने क्या किया है, लिख दिया है कि हटाने की प्रक्रिया में कौन सा बहुमत चाहिए। मतलब जिसको जिसको हटाने का प्रोसेस है, ये कन्फ्यूजन में आ रहा होगा मन, तो एक ही जगह लिख दिया है। आपसे पूछे प्रभावी बहुमत से, यानी कि वैकेंट सीट को छोड़ के 50% +1 से किसको किसको हटाते हैं, तो प्रभावी बहुमत से पीठासीन अधिकारी सबको हटाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति जिसको कहते हैं, या फिर राज्यसभा उपसभापति, तो इन सभी को हटाते हैं। और आपसे अगर पूछे विशेष बहुमत से किसको हटाते हैं, विशेष बहुमत मतलब 2/3 वाला बात से, तो विशेष बहुमत से हटाते हैं हम लोग इसको। विशेष बहुमत भी 2 प्रकार का है, तो अगर वो वाला पूछे कि विशेष बहुमत नंबर 1 है ये, कुल बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या का 2/3 से किसको हटाएंगे, तो ये सभी को, न्यायाधीश को, निर्वाचन आयोग को, कैग को, ये सब को। और आपसे पूछ दे कि ये विशेष बहुमत नंबर 2 है कि सदन की कुल सदस्यता का उपस्थित और मतदान देने वाला शब्द इसमें यूज नहीं हो रहा है। सदन की कुल सदस्यता का अगर 2/3 से पूछे तो प्रेसिडेंट को हटाएंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछे कि ऐसा कौन कौन सा पद है जिसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं है, संसद का रोल नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जब भी हटा रहे हम लोग, या तो प्रभावी बहुमत से या विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से किसी को भी हटा रहे हैं क्या, नहीं। साधारण बहुमत से हम लोग चुनाव करते हैं, वो भी किसका, तो अध्यक्ष का, उपराष्ट्रपति का, यानी कि पीठासीन अधिकारी सबका। लेकिन हटाते किसी से नहीं, हटाएंगे हमेशा प्रभावी बहुमत से या फिर विशेष बहुमत से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछे कि ऐसा कौन कौन सा पद है जिसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं है, तो यूपीएससी, जैसे यूपीएससी आयोग का अध्यक्ष, तो इसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं है। इसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट है उसके आधार पे राज्यपाल को, तो राज्यपाल को भी हटाने में संसद का भूमिका नहीं है, इसको हटाएगा राष्ट्रपति। लेकिन कैसे, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। इसको अटॉर्नी जनरल को, जो महान्यायवादी है, कानून विशेषज्ञ है, इसको कौन हटाएगा, तो इसको हटाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो पूछता है कि कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो यही अटॉर्नी जनरल, याद रहेगा, ठीक है। यही सब है।